हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबको 10th सामाजिक विज्ञान के सामाजिक विज्ञान के जो 16 फरवरी को होने वाला है उसके ऑब्जेक्टिव का 100% करेक्ट आंसर की बता रहे हैं। सॉरी, ऑब्जेक्टिव नहीं, इसमें हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। सारे ये सब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपेंगे कल। इसी टाइप के आने वाले प्रश्न आप सब इस वीडियो को देखकर सब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लें। इसमें आपके सब बताएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और साथियों में शेयर करें। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। देख सकते हैं, इतिहास है। इतिहास के बाद आप लोगों को हमने सारे सब्जेक्ट्स, फिर राजनीतिक विज्ञान के बाद आपको ये जो भी है अर्थशास्त्र है, सब चीज़ है, सब आपका इस वीडियो में है। भूगोल भी है। सारे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया है इस वीडियो में। आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है। अंत तक देखिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सब लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए हम आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। पहले देखिए, इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। बोर्ड मॉडल प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला आपका होगा लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव और ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, 2 नंबर में पूछेगा लघु उत्तरीय, खूनी रविवार क्या है। इसको आप याद कर लेंगे। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी और 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह प्रदर्शन करने हेतु सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है ना। तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे। खूनी रविवार वाला इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। आपके 8 प्रश्न आते हैं ना, उसमें 4 लगाने होंगे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ स्थापना 1884 में हुई थी, है ना। और 25 से 28 दिसंबर में पुणे में प्लेग फैला पलता। यह बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। यह बैठक में संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यहाँ पे 1885 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, 2 नंबर में पूछेगा आपके लघु में। तो डांडी यात्रा का उद्देश्य डांडी समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय आंदोलन के शुरुआत का भी संकेत था। ये भी पढ़ लेंगे कि श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए। तो सरकार द्वारा 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बड़ा बंदी कानून बनने से छोटे किसान अपनी जमीन खो बैठे। उसके समक्ष आजीविका का प्रश्न उठ खड़ा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग शहरों की ओर जाने लगे। शहरों में औद्योगिकरण और कारखानों की स्थापना से उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए। उन्हें वस्त्र उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई, यातायात इत्यादि में नौकरी मिली। इस प्रकार व्यवसाय की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग शहरों की तरफ आकर्षित हुए। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये देखिए 2 है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित की जा सकती है ना। अब यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 और 8, जिसमें एक का नंबर 4 है। किसी एक का उत्तर देना है आपको। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो मुद्रण क्रांति ने आम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला दिया। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप पुस्तकें समाज के सभी वर्गों तक पहुंच गई। पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। साक्षरता के लिए प्रयास होने लगे। इसके लिए पुस्तकों के रोचक चित्रों, लोकगीतों तथा लोक कथाओं से सजाया जाने लगा। साक्षरता का प्रसार चर्चा तथा गांव-गांव तक किए जाने लगा। अब गांव के गरीब भी सस्ती किताबें, चैप बुक्स, पंचांग एवं इतिहास आदि का पुस्तकें पढ़ने लगे। 18वीं शताब्दी के आरंभ में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मनोरंजक खबरें परोसने जाने लगी। वैज्ञानिक तथा दार्शनिकों के विचार भी आम लोगों के लिए
सुलभ हो गए थे। इतना लिखना है। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके ये वाला लिख दीजिएगा कि 18वीं सदी के मध्य तक मुद्रण क्रांति यानी रुपया पैसा वाले के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञानेंद्र का प्रकाश जो है ना यूरोप में फैल गया। सब लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निरंकुश सत्ता जो है लड़ने हेतु साहस को संचार होने लगा था। इस प्रकार मुद्रण क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए भी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप लोगों में आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक दृष्टिकोण विकसित होने लगे, जिन्हें अंततः मानवतावादी दृष्टिकोण को जन्म दिया। इतना लिख दीजिएगा, आपको 4 नंबर मिलेगा। यहाँ ये भी प्रश्न आएगा आपका है ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, गांधी जी ने नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ 1930 ईस्वी में चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता आ गई थी, परंतु पुनः कुछ कारकों के चलते सविनय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यह निम्नलिखित कारण थे। पहला आपका कारण था साइमन कमीशन। देखिए, कभी कभी साइमन कमीशन क्या है ये भी लिखने को आता है, तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। भारत में संवैधानिक सुधार एक मुद्दे पर विचार करने तो 1919 में भारत अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद आयोग नियुक्त किया जाएगा। यह आयोग अधिनियम में परिवर्तन पर विचार करेगा। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना। जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया उसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाता था, है ना। फलतः 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन को पूरे भारत में विरोध हुआ और जनता पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो गई। इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट दूसरा कारण था। दूसरा क्या था? नेहरू रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन के विरोध के समय तत्कालीन भारत सचिव डॉक्टर है ना लॉर्ड बिडहैन ने भारतीयों को एक सर्वनय संविधान निर्माण की चुनौती दी। अंततः 1928 ईस्वी में कांग्रेस ने दिल्ली में एक सर्वदलीय सेना सम्मेलन का आयोजन किया। इस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसमें नेहरू रिपोर्ट द्वारा डोमिनियन स्टेट के दर्जा मांगा गया, जिसपे कानून कांग्रेस की एक वर्ग असहमत था। इसी समय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ही सांप्रदायिकता की भावना को फैला रहे थे। अतः गांधी जी ने इसे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम रखा, है ना। और तीसरा कारण क्या था? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जो कि 1929-30 में आई थी। आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था भी त्रस्त थी। इस स्थिति में भी अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन चालू रखा। जनता त्रस्त होकर संसार के खिलाफ हो गई। अतः आंदोलन के लिए यह उपयुक्त अवसर था। और चौथा था क्रांतिकारी आंदोलन। मेरठ षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, चटगांव लूट जैसे क्रांतिकारी आंदोलन जनता का ध्यान खींच रहे थे। ऐसे में कांग्रेस शांत नहीं बैठ सकती थी। आगे, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। समाजवादी विचारधारा का प्रभाव कांग्रेस में महसूस किया जा रहा था। इस प्रभाव को संतुलित करने हेतु एक आंदोलन की आवश्यकता थी, ठीक है। और पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग वाला भी आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए पूरा है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आएगा। अब यहाँ से देखिए, राजनीतिक विज्ञान में 9 से 12 तक में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, जिसके 2-2 नंबर है। 2 ही प्रश्न का जवाब देना है। सत्ता की सजधारी का लोकतंत्र का क्या महत्व है? तो ये जो कुछ भी हमने देखिए यहाँ पे लिख के बताया है, इसको 2 नंबर में आप लिख देंगे। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है, आप लोग जानते होंगे। इसको आप पढ़ के है ना, पूरा इसका है ना, पढ़ूंगा तो लेट होगा, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। फिर आएगा कि बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? इसे भी आप पढ़ लेंगे। 2 नंबर में आपको लिखने में मदद मिलेगा, ठीक है। ये भी आप पढ़ लेंगे। पूरी तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसका आंसर यहीं पे है, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिए। और आगे, केंद्र शासित राज्य क्या है? 2 नंबर में। तो वैसे राज्य जिनकी कार्य प्रणाली केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है केंद्र शासित राज्य कहलाते हैं। ऐसे राज्यों में राज्यपाल रहता है जो केंद्र सरकार एवं निर्णय को नीतियों का राज्य में लागू करता है, जैसे कश्मीर, चंडीगढ़, गोवा, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। अब दीर्घ उत्तर ये है 13 और 14, इसमें से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। भारत का संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसे आप लिख दीजिएगा। इतना देख सकते हैं, लिख दीजिएगा, आपको 4 नंबर मिलेगा। पहला है कि 2 प्रकार के सरकारों, केंद्रों और प्रांत का अस्तित्व, केंद्र के प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की कठोरता और लिखित संविधान का होना, स्वतंत्र न्यायपालिका जो केंद्र और प्रांतों के मध्य विवादों का निपटारा कर सके, दोहरी नागरिकता केंद्र और प्रांतों की अलग अलग, ये सब चीज़ पूरा लिखना है संघीय अर्थव्यवस्था में, सही है ना। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ। दूसरा क्वेश्चन है
कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है। ये भी 4 नंबर में कोई एक ही लिखना है, वो वाला लिखिए या ये वाला लिखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ डालिए। उम्मीद है कि ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से आपका चालू होता है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। इसमें 15 से 18 तक लघु उत्तरीय है कि नहीं, 2 प्रश्नों का उत्तर दे, 2 अंक निर्धारित हैं। पहला कि आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों के विभिन्न विक्रात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों के ऐसा नियोजन, समन्वय एवं उपयोग है जिससे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। उद्देश्य में आपको ये सब लिखना है। भारत में व्याप्त गरीबी निर्धनता की समाप्त करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में बढ़ोतरी करना, देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, भूमि की उर्वरता शक्ति 100% उपयोग कर भारत में समृद्धि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी करना। ये आपको लिखना है आर्थिक नियोजन को, ठीक है। आगे कि सतत विकास क्या है, 2 नंबर में पूछेगा। तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास का भी ध्यान रखा जाता है। ब्रूडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में यह बताया कि यह विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। जैसे कोयले के इसी प्रकार यदि उपयोग हुआ तो भावी पीढ़ी के लिए कोयला नहीं बचेगा। तो सतत विकास समझ गए। या सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे। तो सूक्ष्म वित्त योजना के अंदर छोटे स्तर पर साख या ऋण की उपलब्धता आपसी सहयोग के माध्यम से गरीब किसानों के लिए कराई जाती है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को उपलब्ध की स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण उपलब्ध किया जाता है। इस प्रकार छोटे स्तर पर ऋण अथवा साख की उपलब्धता की जाती है ना। और ये भी आएगा कि बहुराष्ट्रीय, आपको 2 ही देना है। तो वैसे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है तथा विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक दूसरे से जोड़ती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, जैसे टाटा मोटर्स, है ना। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय है 19-20। आपको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है कि 1991 में आर्थिक सुधारों का वर्णन करें, 19 नंबर में। तो देखिए इसके 3 विशेषताएं। पहला अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। उदारीकरण में अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सहूलियतें प्रदान की थी, जैसे गृह ऋण, कृषि ऋण, उद्योग ऋण, है ना। अर्थव्यवस्था को सुधार लाने में प्रयास किया। निजीकरण में क्या है कि कई निजी उपक्रमों को सरकार ने प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे देश की अधिकांश जनता सेवाएं प्रदान कर रही है। अब वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी का आयात काफ़ी मात्रा में हो रहा है, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। देश में कई विदेशी कंपनियां दफ्तर खुले हैं, जिससे देश की आय में वृद्धि हुई है। या आप ये भी लिख सकते हैं सहकारिता के मूल तत्व क्या है ना, 20 नंबर प्रश्न में। तो सहकारिता के मूल तत्व क्या है, इसका देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर्स बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें। उम्मीद है कि इसी तरह के प्रश्न आए कि सहकारिता के मूल तत्व है ना, ये सब पढ़ लेंगे ना, काम करेगा। ओके, सभी लोग प्यारे स्टूडेंट्स लाइक कीजिएगा। इसके बाद भूगोल है। देखिए इसमें है कि 21 से 26 तक की नहीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें 2-2 नंबर मिलेंगे, 3 का जवाब देना है। तो देखिए फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है ना। जब मिट्टी कटता है, टूटता है, तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती और दोनों के संतुलन होता है। मृदा संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बराबर रखा जा सकता है। गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगने से मृदा ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तेलहन दलहन पौधे की खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अतः फसल चक्रण मृदा संरक्षण के सहायक वृद्धि होता है। और अगला है कि गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्रों का नाम लिखना है। तो बहुत ईजी है। तो 4 इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं, है ना, आपका रानीगंज, बोकारो, झरिया, गोदावरी नदी की स्थिति पर है। इसे प्राचीनकालीन कोयला है, ठीक है। और आगे है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए व्यापारिक कृषि में खेती के आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इसमें पूंजी एवं तकनीक में खर्च की जाती है ताकि अधिक उत्पादन हो सके। जैसे दलहन की खेती परंपरागत तरीके से की जाने वाली खेती निर्वाहक खेती है। इस खेती में कम पूंजी लगाकर जीवन निर्वाह हेतु फसल उत्पादन किया जाए, जैसे धान की खेती, है ना। अब है कि बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है, कि नहीं 3 ही को देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिहार भू आवेशित राज्य है। यह कारण है कि इसे समुद्री मार्ग से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई बड़ी नदियाँ हैं, जिसमें सालों भर जल प्रभावित होता रहता है। इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहा है।
मध्यकाल में यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग था। गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन जल परिवहन के योग है। घाघरा नदी खदान, गंडक के लकड़ी एवं फल सब्जी, सोन नदी में बालू और पुनपुन नदी में बांस ढोए जाते हैं। तो ये सब कुछ लिखना है आपको, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद हो जाएगा। वन विनाश के 2 कारण लिखना है। तो वन विनाश के 2, भारत में वनों का ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित झूम खेती और स्लैश में वर्ण खेती के चलते वनों का ह्रास होता है। और दूसरा कारण है बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आगे आपका है कि संसाधन संरक्षण का महत्व क्या है, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। आप इस क्वेश्चंस का ना स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, बट आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सब लिख लीजिए, है ना, इसको याद कर लेंगे उम्मीद है। आगे यहाँ से दीर्घ उत्तरीय है 27 और 28, जिसमें से एक प्रश्न का जवाब देना है जो कि 4 अंकीय है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव को विवेचना करें। तो 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का नियंत्रण वाले प्रावधानों का स्थलीकरण करना, ठीक है। निजीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियों को मजबूत करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण की जगह निजी क्षेत्र को महत्व प्रदान करना। और वैश्वीकरण में क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ता है, विदेशी पूंजी निवेश एवं पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, उत्पादकता में वृद्धि आई है, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है, ज्ञान तकनीक संचार क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। या इसको भी आप लिख सकते हैं कि शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें देखिए शक्ति परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला परंपरागत, जिसमें कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, ताप विद्युत हो गया। इस सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके फुल नंबर मिलेगा। यहाँ पे लिखे भी हैं, आप लोग देख लीजिए। जल विद्युत आ जाएगा और प्राकृतिक गैस आ जाएगा और नाभिकीय ऊर्जा आ जाएगा। और आपको गैर परंपरागत संसाधन में आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, आप इस सब का ना स्क्रीनशॉट लेके याद कर डालिए। उम्मीद है कि ऐसे आएंगे। अब यहाँ से आपदा प्रबंधन आता है। 29 से 32 तक के लघु उत्तरीय हैं। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसके 2 नंबर है यानी 4 प्रश्न में 2 नंबर को देना है। सुखाड़ से क्या समझते हैं? सुखाड़ का सरल अर्थ वैसी स्थिति जो सामान्यतः कम वर्षा नहीं होने के कारण उत्पन्न होती है। कम वर्षा नहीं होने की या सूखा या जल अभाव की स्थिति को सूचित करता है, जिससे अनावृष्टि या अल्पवृष्टि कर भूमि की सतह पर तथा सतह के नीचे जल का अभाव हो जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूखा की स्थिति है जब वर्षा के समान से केवल 50% हो, जिसमें वर्षा समान से 50% कम हो, तब भयंकर सुखाड़ की स्थिति कहलाती है। अन्य प्राकृतिक प्रकोप की तुलना में सूखा का प्रकोप धीमी गति से होता है ना। तो ये हो जाएगा। या ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिए बाढ़ में आता है तो बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन तथा छोटे जगह में मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बना आकस्मिक प्रबंधन का हिस्सा है। ये सब आपको है ना मेन पॉइंट्स है, इसको पढ़ लेना है ना। सोशल साइंस क्या होता है कि बस पढ़ना है और उसको समझना है। समझ लीजिएगा, कहानी टाइप के बना लीजिएगा ना। और देखिए रबर और गुब्बारे का भी एक दूसरे को खींचते रहते हैं, है ना, इस सब का भी ख्याल रखना है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाढ़ की स्थिति में आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो आपदा का कोई भी हो उसका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होता है, वरना विकास कार्यों में कई व्यवधा भी उत्पन्न होते हैं। आपदाओं को रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने पर उपरांत होने वाली क्षति के यथासंभव कम करने की आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं ना। तो ये सब आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इन सबको पढ़ डालिए, परीक्षा में एकदम मिलेंगे ऐसे ही प्रश्न। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित करने के प्रमुख कारणों को लिखें। तो इसमें आप लिखेंगे कि पृथ्वी पर बहुत छोटी छोटी आपदाएं होती रहती है। दुर्भाग्यवश भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, बड़ी प्राकृतिक आपदा समय प्रचलित सभी दूरसंचार सेवाओं का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। दूरसंचार व्यवस्था प्रभावित क्षेत्रों में काम करना बंद कर देती है। बिजली आपूर्ति व्यवधान उत्पन्न होने के कारण ऐसी होती है कि ट्रांसमिशन टावरों को क्षतिग्रस्त हो जाने से पुलिस तथा सिविल प्रशासन का बेतार रेडियो संचार नेटवर्क भी प्रभावित हो जाता है। संकट की स्थिति में इस पर क्षमता से अधिक भार पड़ने से संचार नेटवर्क में रुकावट उत्पन्न होता है या फिर नेटवर्क पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो इसमें से आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से सामाजिक विज्ञान के ये सारे जो प्रश्न थे, मोस्ट VVI प्रश्न थे, जो आपके 2023 के है ना फाइनल एग्जाम में आने की संभावना है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें। मैंने जो कुछ भी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं।
सब लोग प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों साथियों में शेयर करना ना भूलें ताकि याद कर लें। और जो भी अगर इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का ना नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।